हम लेज़ली हेज़ल्टन की फर्स्ट मुस्लिम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हमारे हो गए, 5th चैप्टर शुरू हो जाता है। तो पिछले सेशन में हम थोड़ा-सा देख रहे थे, थोड़ा-सा हिस्ट्री को इन्होंने टच किया, कुरैश, खाना काबा की, उनके बिलीफ्स एटसेट्रा, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इट वाज़। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट लाइन जो पिछले वाले चैप्टर की थी, उसमें इन्होंने कहा था कि कैसे within 2 years after his mother's death, his grandfather also died. So in a way he was now triply orphaned. फादर इनके गुजर ही चुके थे, अब अम्मी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आमिना वो गुजर गई, और फिर अब उनके ग्रैंडफादर भी गुजर गए। 8 साल के, 8 year old, he was 8 year old at that time. He was shunted between households. फिर से अब इनको एक घर से दूसरे घर, फ्रॉम समवन्स केयर टू समवन एल्सेस केयर, अब ऐसे फिर से हुआ इनके पास। एंड नाउ ही वाज टू बिकम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द न्यू हेड ऑफ द हाशिम क्लान। बनो हाशिम के नए हेड अब कौन बने? इनके अंकल अबू तालिब। अबू तालिब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो हजरत अबू तालिब, इनके अंकल, वो बनो हाशिम के अब नए सरबराह, नए हेड बने। और फ्रॉम हजरत अबू तालिब पर्सपेक्टिव, एक नौजवान को ऐसे और इन नौजवान को इन पर्टिकुलर, दिस यंगस्टर, टू टेक हिम अंडर केयर एंड टू कंसिडर हिम, ये एक ऑब्लिगेशन थी ऑफ रिश्तेदारी की, ऑनर की इनके सोसाइटी में। मतलब इट वुड एड टू द ऑनर ऑफ अबू तालिब टू हैव to take care of this person would mean in this society that he is an honorable person, क्योंकि ऐसा ही करता था क्लान, ऐसा ही होता है ट्राइब, so it would take care of its own even if their parents are not anymore. So it was one of the matters of filial obligations, and he had assumed his newly deceased father's all liabilities as well as assets. So whether this person was a liability or an asset doesn't matter, it was inherited. दिस पर्सन वॉज इनहेरिटेड बाय हिम, क्योंकि इनके जो फादर थे वो टेक केयर कर रहे थे, तो ये भी अब आगे करेंगे। तो इसमें ही एक्टेड आउट ऑफ ऑनर, ऐसे कह रहे हैं लेज़ली हेज़ल्टन। तो एज अ मैन ऑफ ऑनर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन हिज नेफ्यूज लाइफ इन ईयर्स टू कम। तो ये हमने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इनका इम्पोर्टेंट रोल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम बिताएंगे उनके साथ। लेकिन ये कितने खुश हुए होंगे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ये डिफ़िकल्ट है सोचना समझना। मोर सो साल है 578, ये मॉडर्न दुनिया नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा, एंड देन यू हैव वन मोर माउथ टू फीड, एंड दैट माउथ इज़ विदाउट इनहेरिटेंस, विदाउट एनी promising future. That's a very different matter to judge. Would he actually have been happy about it or not? I want to tell you something here. There was no need for Leslie Hazelton to tell us this. Or we might know later that there was something she wanted to bring out by bringing this out. There seems for us no reason to think that Hazrat Abu Talib was unhappy. There seems to be no reason. And I don't think it helps the plot as well to tell us that he could have also not been happy. Unless you are trying to show that the Prophet had really bad childhood. So if you want to show that he had really bad childhood and that's why he turned out to be whatever he turned out to be later, no, that's not a correct path to take. ये सही बात नहीं है. The Prophet did not have a 100% normal childhood the way everyone else has.
now, but from the standards of 4th, 5th, 6th, 7th century Arabia, he had an average childhood. He was better uh, off than most people. You would say, does that mean that everyone's parents used to die before they would mature? Many parents would die before their children would mature. Mothers की death at their children's birth was a normal thing. कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था ये, मतलब मसला था इन द सेंस, बट ये कोई ऑब्स्क्योर हैपनिंग नहीं थी. ये मोर्टेलिटी रेट्स बहुत आज कल तक रही है. सब सहारन अफ्रीका में इस वक्त भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी भी हाई है. तो इन सब मामलात में जो वो सेक्युलर अर्ज है टू एक्सप्लेन एवरीथिंग बेस्ड ऑन हाउ द चाइल्डहुड वाज, द psychiatric and psychological urge to describe that man is not in control of anything he believes later in his life because everything that had to happen happened in his childhood. That seems to have come in here as well. That at every point, Leslie Hazelton, even if need not be, and even if the data doesn't suggest that, she has to put in a point which tells us that things are not good. जैसे यही, अब यहाँ पे जिक्र इतना ही हो सकता था, नाउ द प्रॉफिट इज इन द केयर ऑफ अबू तालिब. बट ऐड टू इट वन मोर लाइन दैट अबू तालिब वाज नॉट, could also not have been happy about it. That kind of tells us. अब ये हम इस वक्त इसलिए जज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अब 4 चैप्टर्स पढ़े, एंड वी नाउ सी अ पैटर्न बिल्डिंग दैट शी डज इट एवरी टाइम. तो watchful reader and intelligent reader is able to see through things कि किस चीज़ की एविडेंस है, किस चीज़ की नहीं है. और ये चीज़ें सटल इंडोक्ट्रिनेशन, पैसिव लर्निंग एट्सेट्रा, ये सही हो सकती हैं, इसमें दो राय नहीं है. ये सही अभी भी हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि ये भी सच है, लेकिन एक इंटेलिजेंट रीडर एटलीस्ट सतर्क होता है, उसको पता होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है वो जब पढ़ रहा है टेक्स्ट को. यू एक्सेप्ट इट ऑन इट्स मेरिट्स नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट हाँ हुआ ही होगा. तो यहाँ पे फिर ये आगे बयान करती है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he appears to have been more an appendage than an essential part of Hazrat Abu Talib's household. ये घर का सेंट्रल हिस्सा नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये एक अपेंडेज की तरह है, एक एक्सटेंडेड पोर्शन बॉडी का. अपेंडेज यूजुअली इंसान के कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं, वी वुड कॉल योर हैंड योर अपेंडेज, योर फीट योर अपेंडेज. आपका एसेंशियल पार्ट क्या है? जो आपका बल्क है ना सीने के अंदर, ये आपका एसेंशियल पार्ट है, आपका दिल. ठीक. सो द हैंड, खुदा न खास्ता इफ कट ऑफ, द लाइफ इज स्टिल पॉसिबल. इट्स एन अपेंडेज, इट्स एन एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ योर ओन बॉडी. So your body, but is your torso, etc. तो the prophet is like that. ये घर में है लेकिन घर का एक एक्सटेंशन है, ऐसे ये कह रही है. And he would have to earn his keep. That means he would need to work, he would need to perform tasks to appear worthy, to justify his presence. Once again, I don't think there are any reasons to say this. क्या कैसा है. और इसके बरक्स वी हैव कंट्ररी रिकॉर्ड्स जहाँ पे हज़रत अबू तालिब, ही ट्रीटेड हिम रियली वेरी वेल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये कहती है ये विशफुल अकाउंट्स है, वेयर द अंकल टुक स्पेशल केयर ऑफ हिज नेफ्यू फ्रॉम द बिगिनिंग. ये विशफुल अकाउंट्स हैं. ये दिल चाहता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इससे हमको पता चलता है कि कंट्ररी एविडेंस है, लेकिन ये खुद ऑपोजिट स्पेकुलेट कर रही है. किस बेसिस पे कर रही है? दैट ही वाज पुट टू वर्क एज अ लोली कैमल बॉय. क्यों? क्योंकि हजरत अबू तालिब ने उनको किस काम पे लगाया था? दैट ही वुड टेक केयर ऑफ द कैमल.
अगर इस बलबूते पे लेस्ली हेजल्टन ये कह रही हैं कि ही वॉज एन अपेंडेज, तो मेरे ख्याल से विद ऑल अदब एंड एहतराम, शी इज अटरली मिस्टेकन. We would have to look at what was the status of camels in this society and who were the people who would take care of camels. ये हमको देखना पड़ेगा. We are not talking about the richest of the rich in Mecca. We are talking about an average family. Banu Hashim was not the richest of the rich. They were, ये होते ना बड़े लोग जिनको कश्मीर में कहते हैं ख्वाजे, ये बड़े लोग तो थे लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में ये बहुत आगे नहीं थे. रहे होंगे एक टाइम पे लेकिन इस वक्त नहीं थे. और कैमल्स इनके पास है. कैमल कौन सी चीज़ है? ये मर्सिडीज बेंज है उस एरा की. ये मर्सिडीज बेंज है उस एरा की. ये ऑडी है, ये BMW है, ये लैम्बोर्गिनी है, ये फेरारी है. दैट्स व्हाट इट इज एट दैट टाइम, अ कैमल. इसी पे सारा ट्रेड होता है, इसी पे सारा ट्रैवलिंग होती है, इसी का मांस खाया जाता है, इसी से दूध लिया जाता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉफिट टेकिंग केयर ऑफ? द लाइफ लाइन ऑफ दिस सोसाइटी. The most capable, the most able, and the most trustworthy would be put on this. Families would try to hold this thing in their own hand because of the importance of the thing that is being cared about. So it doesn't seem to me that the Prophet was put to a very lowly camel work. It wasn't a lowly work. It was one of the finest he could do. And that within 2 years he was working in that capacity on Meccan trade caravans. अब ये वाली चीज़ भी, ये भी कोई मीनियल वर्क नहीं था जो ये कह रही हैं. और ये विद इन 2 years हुआ, विद इन 2 years हुआ. तो प्रोबेबली शी इज़ थिंकिंग कि देखो कैसे एक नौजवान को ऐसे काम करा रहे हैं, उस वजह से शायद ये कह रही हैं कि ही वॉज एन अपेंडेज. लेकिन ये सोचना भी सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही बयान किया था इससे पहले कि 8 साल का 7 साल का बच्चा नहीं होता था. ही इज़ नाउ एन एडल्ट. 10 साल तो अच्छे खासा एडल्ट हो गया, यंग एडल्ट. इन्होंने खुद भी आर्ग्यू किया इससे पहले. सो ही इज़ नाउ ए यंग एडल्ट. ही कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स नाउ. ही इज़ नाउ ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस सोसाइटी. हम देखेंगे आगे जंगू का जिक्र होगा, कुछ छोटे छोटे लड़के जिनको आज आज के ज़माने में हम बच्चा कहेंगे, वो आते हैं आगे कि हमने भी ज्वाइन करना है जंग. सो आई डोंट थिंक कि ये ऐसे है. फिर यहाँ पे ये जो काम था उनका, इसमें जो ये बदुओं के साथ बेडुइन्स के साथ रहे थे, उस काम ने उस हैपनिंग ने इनकी मदद की होगी. दैट्स अंडरस्टूड एज वेल कि वहाँ पे यही काम होता था, कैमल रेयरिंग, शीप रेयरिंग. अब यहाँ वापस आ रहे हैं तो जो वहाँ पे ट्रेनिंग हुई होगी वो तो यहाँ पे मदद काम में आएगी ही. सो ही हैड अ वे विद कैमल्स. द प्रॉफिट वाज गुड एट इट. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में गुड थे. जो भी वो काम करते थे, ही वुड डू इट विद परफेक्शन. दिस इज अ साइन ऑफ a successful story to come, because one of the greatest predictors of success is conscientiousness, doing a thing with पूरी मेहनत से और उसको अपने हाईएस्ट दर्जे पे करने की कोशिश करना, उसको सबसे खूबसूरती से सबसे अच्छे से करने की कोशिश करना, परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करना किसी भी काम को. ये इंसानी कैरेक्टर है. कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों को एक्वायर करना पड़ता है, लेकिन जिनमें होता है वो इसको ऑन ऑफ नहीं करते हैं कि रोटी बनाते टाइम आई वुडंट बी कॉन्शियस, लेकिन चावल बनाते टाइम आई वुड बी. नहीं, वो जो भी काम करेंगे उसको अच्छे से करेंगे. ये प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस है एक. के अलावा भी और प्रेडिक्टर्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड द प्रॉफिट शोज द साइंस ऑफ इट. सो वट एवर ही वुड डू. इसके बाद वो ट्रेड कारवान्स के साथ जाएंगे, वहाँ पे भी हमको पता चलता है ही वाज बेस्ट एट इट. बहुत अच्छे से उस काम को करते थे. तो यहाँ पे भी ही हैड अ वे विद कैमल्स. इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रीटेड एज एन appendage,
was not core, or he was given some lowly job. This could have been a better explanation of the fact that he seemed to have a way with camels. That's why he was put there. This is supported by evidence and is a better explanation. So he had a way with camels. And this is important. Why? Because camels are one of those animals जो बड़े आराम से नहीं मानते बात. These are very disagreeable animals. I had a chance in my life to deal with camel for a couple of days, and I realized it too कि बड़े खुश मिजाज है, disagreeable है, लेकिन ये बात नहीं सुनते easily. थोड़ा सा भी इनको कुछ मतलब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ हॉर्डिंग, तो अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ इनको अपने मिजाज के हिसाब से ना हो तो ये बड़ा अटक जाते हैं, अड़ जाते हैं ये. तो देयर the prophet seemed to be one who could persuade them, who could I don't know what would he do, the camels would respond to him. So there are particular टाइप्स ऑफ क्लिक्स ऑफ टंग. आपने देखा होगा घोड़ा चलाते टाइम जो वो आवाज़ निकालते हैं अपने मुंह से, दैट काइंड ऑफ साउंड ही वुड मेक. और एग्जैक्टली कैसे रस्सी को थोड़ा सा हल्का खींचना है, ना ज़्यादा ना कम, वो लीड रोप जो होती है. सिमिलरली आपका हाथ उसके फ्लैंक पे जहाँ पे आप उसको थपथपाते हैं, थोड़ा ना ज़ोर से ना कम, तो राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर सो दैट द कैमल वुड स्टैंड. तो ये सारी चीज़ों की परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो परफेक्ट होती जिससे द कैमल वुड स्टार्ट टू ओबे. तो जो कैमल्स के साथ बुरे होते थे, दे वुड येल एट देम. वो रस्सियों को फिर और ज़ोर से खींचते कि उठो. दे वुड मेक एनिमल्स मोर स्टबर्न, and these animals would become more difficult to control, but not with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इनके साथ डील करना एक स्किल था, और जो बेस्ट हैंडलर होता था वो क्या होता, वो ऐसा होता कि किसी को भी नोटिस ना होता कि उसने कब इन कैमल्स को उठा भी दिया. दे वुड नॉट इवन रियलाइज, वो कॉन्वर्सेशन में ही ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे. क्लिकिंग साउंड ऑफ द टंग, थोड़ा सा साथ में पेट थपथपाना, जो भी द कैमल वुड राइज, और ये नोटिस भी ना होता. सबसे अच्छा जो होगा केयर टेकर वो ऐसा होगा. द प्रॉफिट सीम्स टू हैव बीन वन. प्रोबेबली दैट्स व्हाई he was given this important work to do. So the sounds he made to urge the camels on were so soft and sibilant that they were more like breath than noise. तो ये एक गुड केयर टेकर की मिसाल थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को भी बहुत अच्छे से करते थे. Like I said, conscientiousness is one of the great predictors of success, and it's one of the great characters to have. और पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को he would work with the milk camels. और जब वहाँ पे वो अच्छे से खरे उतरे और वहाँ पे उन्होंने अच्छे से उस काम को सीखा, and he was good at it, and then he was allowed to work on the castrated males. इनको यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए, तो इन पे भी अब इनको काम करना, इन पे भी इन्होंने अब काम करना शुरू कर दिया. सिंगल हम्प्ड, ये इथोपिया से 3rd सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए थे अरेबिया में, और टर्न्ड आउट दैट दीज एनिमल्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड टू अरेबिया, ये बिल्कुल इस एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट साबित हुए. इसके क्लाइमेट, इसके टेरेन के लिए ये परफेक्ट साबित हुए. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को आराम से कर सकते थे वेरी अकॉर्डिंग टू वट एवर द कंडीशंस वर, और ये काफ़ी ज़्यादा पानी भी स्टोर कर पाते थे अपने आरबीसीज में. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैमल्स काफ़ी दिन विदाउट पानी पिए निकाल सकते थे. अब अगर ये काफ़ी दिन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर दे कैन स्पेंड, दैट ऑल्सो मीन्स कि 2 स्प्रिंग्स के बीच में, 2 ओएसिस, 2 वेल्स के बीच का डिस्टेंस ये आराम से एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स निकाल सकते थे. दैट मीन्स दे कुड गो फॉर डेज विदाउट ड्रिंकिंग. दे वुड गो between distant wells without drinking.
सो दे बिकम परफेक्ट। ये ऐसी ही गाड़ी है जिसकी ऑयल की खपत कम है, इसको ऐसे समझिए। और पेट्रोल पंप्स हैं नहीं, बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई पेट्रोल पंप है। सो यू वुड नीड अ व्हीकल जिसकी माइलेज ऐसी हो कि एक बार उसको फिल किया वो कम से कम 600 किलोमीटर तो निकाल ही सके। सो दीज इथोपियन कैमल्स वर लाइक दैट। अच्छा, ये जो ये हम्प वाली बात है कि हम्प में दे स्टोर वाटर, इट्स नॉट लाइक दैट, दे स्टोर फैट इन इट। ठीक है, तो खैर, so in this all we are saying is these camels were uniquely adapted to these desert conditions। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं था, इंसान तो वैसे ही है जैसे बाकी जगह थे। तो इसी वजह से बड़े सारे इंसान they would go with their caravans and would not return the way the prophet's father, वो भी ऐसे ही एक बार निकले थे अपने किसी कारवान के साथ और फिर वो वापस नहीं आए। एंड ये जो ये बाहर जाना है कारवान के साथ या फिर डिफरेंट रीजंस की वजह से, ये खुद में एक मेजर है, मापने का तरीका है कि कितना उन्होंने रिस्क उठाए हैं इनके फोर फादर्स ने। एंड फोर ancestors who had given their names to the main clans of Quraysh, four of them, इनमें से one had died, only one had died at home। बाकी तीन, including Prophet sallallahu alaihi wasallam, his forebear Hashim, their lives had ended in Gaza, Iraq, Yemen। So this also tells us how much they had put into it, traveling etc। ये जो कारवान के साथ ट्रैवल करना है, इसमें सिकनेस है, इसमें एक्सीडेंट्स हैं। एंड बिसाइड सिकनेस एंड एक्सीडेंट, इसमें खतरा है कोई रोग, बैंडिट, कोई लुटेरे, रोग, बेडोइन रेडर्स, ये सारी चीज़ें। ये क्यों? क्योंकि ये जो कारवान होते थे, ट्रेड कारवान होते थे, तो ट्रेड कारवान में बड़ी सारी चीज़ें होंगी, नायाब चीज़ें होंगी। सो दे वुड बी ड्रॉन आउट बाय दिस कि हमारे पास मौका है इस वक्त कुछ कमाई करने का। तो ये भी एक ख़तरा था इस पूरे सफ़र में। एंड देन दिस शेयर arduousness of travel in this scorching heat and light। अब हम बात तो कर नहीं रहे हैं कश्मीर की कि बड़ा खुशगवार मौसम है, हम बात कर रहे हैं तपते हुए रेगिस्तान की, जहाँ पे ऊपर से तो धूप है ही, फिर नीचे पत्थर भी गर्म हो जाते हैं। द स्टोन एंड द पैक्ड डस्ट, ये सारी चीज़ें गर्म है। यहाँ हर एक चीज़ सिजलिंग हॉट है। ये ऐसा मौसम है, ये ऐसे हालात हैं। ये हम समझ रहे हैं कि कारवान और ये सारे काम, ट्रैवलिंग is not something you would want to do, and it's a kind of measure of how much risk these people took। तो ये सारी चीज़ें, ये लंबे सफ़र तय करने के लिए you needed to be strong, you needed to be hardy। ऐसा नहीं चलेगा, छुई मुई लोग ये नहीं कर पाते, ये strong man could do it। Now the prophet was put into this very early। What does that tell you? That also tells you the prophet was very capable, he was very strong a human। And we would know later from various ahadith that the prophet knew him as someone very strong। उनकी कुश्ती के भी कुछ एक ahadith हैं। He was a very strong man। So you needed to be like that to be able to follow such long treks। And these camels would mostly carry material, they would be laden with goods। और जो वेल्दीएस्ट मर्चेंट्स होते थे वही चलते थे कैमल्स पे। इतनी लक्ष्री नहीं थी कि पूरा कारवान कैमल्स पे राइड कर सके। बाकी लोग एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, दे वुड वॉक अलोंग साइड। और जब वो अनलोड करते कैमल्स को, दे वुड फीड देम, वो उनको बांधते एट द एंड ऑफ ईच डे स्टेज। एंड their work was still not done, they would still have more work to do। what would they do after that? अब सामान भी
हमने अनमाउंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, देन दे वुड हैव टू कलेक्ट द पेलेट्स ऑफ कैमल फीसेस जो ड्राई हो गए होते थे। तो जैसे हमारे कंटेक्स्ट में काउ डंग है, काउ डंग इज यूज्ड एज फ्यूल, राइट? अब नहीं, अब बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ ज़माना पहले तक ये एक नॉर्मल हैपनिंग है। तो इनके माशरे में कैमल डंग, सो दे वुड कलेक्ट दीज फीकल मैटर ऑफ कैमल जो सूख गया होता था, एंड दे वुड यूज इट टू बर्न, कुकिंग फायर्स की तरह यूज करते थे इसको। सो दिस इज व्हाट दे वुड डू इवन आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, या कहीं पे पड़ाव डाल दिया तो फिर ये काम करना होता था। देन दे वुड हैव टू फेच वाटर फॉर देयर बॉसेस फ्रॉम ए वेल। ये बॉसेस टर्म यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि bosses would be in the context of slaves, but not every time everyone in a caravan is a slave. So the young would do it for their adults. ये मॉडर्न ज़माने में लगता है कि किसी छोटे से काम करा दिया किसी बड़े ने, अदरवाइज यही नॉर्मल है, ऐसे ही होता है। हमारे बचपन तक भी ऐसा ही था कि बड़े छोटे को बोलते थे, और इनफैक्ट अगर कोई बड़ा खुद काम करने लग जाता तो छोटा खुद से उठ जाता था वो काम करने के लिए। तो ये तो हमारे चाइल्डहुड में भी था, ऐसे ही था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो इट्स नॉट नेसेसरली फेच वाटर फॉर देयर बॉसेस, इट्स फेच वाटर फॉर योर पेरेंट्स एज वेल। तो ये ऐसा भी हो सकता है, फॉर एल्डर्स एज वेल। So they would have to find a spring, they would have to go out and they would have to do these. तो इसके लिए वो यूज़ करते थे वो स्किन टाइप ऑफ ए थिंग, इट वुड बी गोट स्किन और समथिंग, उसको इन्होंने ऐसे टाका होता था, ऐसे बनाया होता था, इट वुड लुक लाइक अ बॉटल काइंड ऑफ ए थिंग। वो होती है ना रबर बॉटल्स अभी के ज़माने की, सो इट्स दैट काइंड ऑफ ए थिंग। तो इसको स्किन ही कहते हैं यूजुअली। तो अ, वो होती थी, एंड देन at least 2 or 4 of them they would be hung on both side of the camel, वो वाटर बॉटल्स की तरह, एंड वो रास्ते में काम आती फॉर ड्रिंकिंग। और ऑफ कोर्स प्यास तो लग ही सकती थी, यू आर नॉट कैमल्स, द कैमल्स कैन गो लॉन्ग डिस्टेंसेस, नॉट ह्यूमंस, ह्यूमंस वुड हैव टू ड्रिंक। एंड देन इस सब में whatever was left, that's what the others would take, and then they would have to watch through the night against predators. There would be wolves, there would be hyenas, there would be mountain lions, there would be mountain cats, etc., all of these. So you would also have to watch out for these. तो ये सारे जो मसाइल हमने देखे, नाउ यू वुड रियलाइज कैरावान क्यों इम्पोर्टेंट भी था साइमल्टेनियसली। द कैरावान वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइडेड सेफ्टी ऑफ नंबर्स। इन पूरे मामलात में, इन पूरे हालात में एक इंडिविजुअल का सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट। बहुत सारे लोग साथ में होंगे तो एक दूसरे का अथरुट हाथ थामेंगे। लोन ट्रैवलर कहानियों में अच्छा लगता है, बेडुइन्स की जो ओड्स होती थी, पोइम्स होती थी, ये उसमें ही दिखते हैं बस। वो वहाँ पे कर सकता था, डेंजर्स ऑफ रोड डिस्कस करेगा वो, ही वुड बोस्ट अबाउट देम, बट वो पोइट्री है, ये हकीकत है। हकीकत में ज़िंदगी डिफरेंट है। ये वही है जो हम कहते हैं ना बॉलीवुड और रियल ज़िंदगी। बॉलीवुड ने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है, और मोर सो रोमांटिक रिलेशंस के रिलेटेड। दैट मीन्स हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसके मामले में तो 100% बेवकूफ़ बना के रखा है आजकल की जनरेशन को, कि व्हाट डज मैरिज लुक लाइक। एंड साइमल्टेनियसली अबाउट लाइफ इटसेल्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है पोइट्री ने और बॉलीवुड ने इन पर्टिकुलर। सो लार्जर देन लाइफ जो ये लोग होते हैं, ऐसे इंसान नहीं होते रियल लाइफ में। एक पैक होता है, 6 पैक नहीं होते हैं इंसानों के, 6 पैक बनाने पड़ते हैं, एक ही होता है। ठीक है, सब वी आर नॉट चिजल्ड ह्यूमंस, ठीक, वी आर राउंड गोल मटोल ऐसे होते हैं। ठीक, नॉट टुवर्ड्स द हैवियर साइड, लीन भी हो सकता है ह्यूमन, बट वो चिजल्ड बॉडी, अब उसकी एक एक मसल अलग से दिखेगी, दैट्स एन आर्ट। एंड अब तो आर्ट भी नहीं है, अब तो बस ऐसे ही मुंह उठा के जिम चले जाओ हो जाएगा। तो all of these things kind of create in our young that yearning for something which is not there, and then they return pale and thin and sad and whining all the time.
Everyone around us is whining because they look at these lives which are, कौन सी जिंदगी दिखती है ऑनलाइन, कौन सी जिंदगी दिखेगी आपको न्यूज़ में? ये वो जिंदगियां हैं जो 8 बिलियन से आगे निकली हैं, एंड दिस इज हार्डली 0.00001% ऑफ द सोसाइटी जिसको आप रोज देख रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कैसे एलॉन मस्क आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। You look at these people and you get sad because of this. But these are not normal lives. These are abnormal lives. They are perfectly, in every sense of the term, abnormal lives. They're lives of ministers, prime ministers, the scientists, greater ones of them, the CEOs of these are abnormal lives. Normal lives are like ours. There are only some Fortune 500, जैसे 500 कंपनियां हैं, तो कंपनीज के 500 ये होंगे, सीईओज होंगे, तो 500 यहाँ से 8 बिलियन है, 8 बिलियन में 500 गए तो कितने बचे? 8 बिलियन बचे। So these few people cannot dictate. They actually don't, but you yourself feel sad about what's happening with you because Shah Rukh Khan has this much money. So, well, life is good for people. They end up themselves ruining it. तो यहाँ पे जो आपको कहानियाँ मिलेंगी, लोन traveler and etc., you would find that in the poems of the Bedouins, but that was poetry. ये रियल जिंदगी है, और सिंपलिस्टिक, सिंपल माइंडेड लोग, यंग, इनऑर्डिनेटली आइडियलिस्टिक, वही इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो कंफ्यूज करेंगे इन दोनों को कि ये दोनों एक ही है, कि जो पोएम डिस्क्राइब कर रही है ऐसे ही रहते होंगे अरब। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कारवान एटलीस्ट इसमें 12 कैमल्स होंगे, कम से कम एटलीस्ट 12-13 कैमल्स का एक कारवान होता था। लेकिन साल में 2 बार मक्का के जो मर्चेंट्स थे ये बड़े ह्यूज कारवान भी ऑर्गेनाइज करते थे। दीज कैमल ट्रेन्स वुड गो 2000 स्ट्रॉन्ग, 2000 कैमल्स, लॉर्ड। सो कंपेयर इट, 12 यूजुअली होते हैं और ये दोनों कारवान जो होते थे इसमें 2000 स्ट्रॉन्ग दिस ट्रेन वुड बी। ये दो कारवान कहाँ जाते थे? एक जाता था दमिश्क स्प्रिंग में। दमिश्क हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ मक्का। तो मक्का से जब नॉर्थ जाएंगे तो इम्पोर्टेंट पड़ाव कौन से आएगा? एक यस्रिब का आएगा जो बाद में मदीनतुन नबवी बन जाएगा, और फिर उसको मदीना मुनव्वरा भी बोलेंगे। तो दैट वुड कम टू इट्स नॉर्थ। फिर उसके बाद यरूशलेम आएगा जिसको जेरूशलेम कहते हैं। यरूशलेम के बाद फर्दर नॉर्थ में आएगा दमिश्क। ठीक, मॉडर्न दुनिया में ये कैसे हुआ? तो सऊदी अरेबिया, उसके नॉर्थ में आएगा जॉर्डन और पैलेस्टाइन, उसके नॉर्थ में आएगा लेबनान, और उसी के पास आएगा लेबनान के आसपास फर्दर नॉर्थ भी और उसके टुवर्ड्स ईस्ट भी सीरिया। तो सीरिया के अंदर दमिश्क है। दमिश्क का अंग्रेजी नाम दमस्कस हो गया है। तो अब तो दमस्कस ही कहते हैं, पास्ट में दमिश्क कहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उर्दू में भी दमिश्क ही बोलते होंगे, क्योंकि मैंने ये टर्म यूजुअली अपने घर में यूज़ होते सुनी है, दमिश्क। तो और वो उर्दू में यूजुअली बात करते हैं, उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं। हमारे आसपास सभी बड़े उर्दू लिटरेचर ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो उनकी वोकैबलरी में दमिश्क है, उससे मैं गैस कर रहा हूँ कि उर्दू में शायद दमिश्क ही बोलते होंगे। तो क्या पता ये भी हो सकता है कि अरब वगैरह दमस्कस ही बोलते हो, लेकिन इसका जो बोलने का तरीका है ये ऐसा फील नहीं होता कि अरबिक होगा। खैर, अल्लाह जाने। और ये था जो नॉर्थ को जाता था, 2 कैरावान्स में से एक ये जाता था स्प्रिंग में, एक और ऑटम में जाता था, ये जाता था साउथ यमन की तरफ। अच्छा, ये दोनों शहर क्रिश्चियन शहर है बाय द वे। दमिश्क भी क्रिश्चियन शहर है, और जो साउथ में यमन जा रहे हैं ये भी क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है। तो दे वर ट्रेडिंग विद दीज पीपल। तो इस वक्त तक क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हो गया था। जो कॉन्स्टेंटाइन थे वो क्रिश्चियन बन चुके थे, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी का बोलबाला, क्रिश्चियनिटी हैड ए वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। इस्लाम की तरह नहीं फैला, इस्लाम की तरह और कोई रिलीजन नहीं फैला पहले तो।
बट क्रिश्चियनिटी इट टुक सम टाइम टू टेक ऑफ. अब पहले दिनों इट वाज वेरी persecuted, they really faced harsh persecution, the Christians, and then they only survived in a few numbers here and there, not great numbers. And later when the king Constantine he became a Christian, then the fortune turned, and फिर आपको पता ही है उसके बाद Christianity now is the largest religion the world has seen till now. That's one way of looking at it. तो खैर, तो यमन में जाते थे in the fall, so this would be 6 महीने की gap. Then you can understand these are months of journeys. So what we can say is कि मक्का की जो मर्चेंट लाइफ थी ये बहुत बिजी थी, एंड दे वुड बी ऑक्यूपाइड कम्प्लीटली, राइट. वो 5-6 महीने एक सफ़र में निकालते, 5-6 महीने एक हो गया साल पूरा. तो 2 महीने जाने के, 2 महीने आने के, और कुछ दिन वहाँ भी बिताए, हो गए 4-5 महीने नॉर्थ वाले ट्रिप में, 5-6 महीने. सो अ कपल ऑफ मंथ्स हज वाले हो गए अपने यहाँ. तो इट्स अ परफेक्ट सेटिंग फॉर अ मर्चेंट, नेवर jobless. Huzur sallallahu alaihi wasallam, he was appointed to the northbound one. He was assigned to work with which one? जो नॉर्थ की तरफ जाएगा. और इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की सबसे बेस्ट नोन स्टोरीज में से एक इसी सफ़र पे होगी. वो क्या स्टोरी थी इंशाल्लाह अगले सेशंस में देखेंगे.